हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। तो इस टॉपिक में हम लोग नॉर्मली देखेंगे कि किस तरीके से जब कोई एक ट्रेडर गुड्स को सेल करता है अपने कस्टमर को ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। अप्रूवल और रिटर्न बेसिस यानी जो कस्टमर है वो सामने वाला कस्टमर जो है आपको अप्रूवल देगा। उसको उसके पास एक एलिमेंट है फ्लेक्सिबिलिटी का कि वो चाहे तो गुड्स को रिटर्न भी कर सकता है विद इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। ठीक है, चलिए तो हम लोग इस टॉपिक पर नॉर्मली बात करने वाले हैं। इस टॉपिक में क्या है, नॉर्मली 3-4 तरीके की टेक्निक यहाँ पर दी हुई हैं। यहाँ पर देखिए, पहले ही बताया गया है कि सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल रिटर्न बेसिस। 1 सेकेंड, हाँ, पहले ही यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर पहले टेक्निक नंबर 1 है कैजुअली ट्रीट करना। सेकंड टेक्निक है इसको फ्रीक्वेंटली ट्रीट करना। थर्ड टेक्निक है इसको न्यूमरसली ट्रीट करना। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर फर्स्ट वाले ट्रांजेक्शन के लिए इन्होंने, कैजुअली के लिए उन्होंने क्या बोला है कि ट्रांजेक्शन को ट्रीट करते हैं एक ऑर्डिनरी सेल की तरह। ठीक है, कैजुअली का मतलब यही है कि यहाँ पर उन्होंने क्या ट्रीट करा है, इसको क्या ट्रीट कर, ट्रांजेक्शन को क्या ट्रीट करा है, ऑर्डिनरी सेल की तरह ट्रीट करा हुआ है। ठीक है, बाकी फ्रीक्वेंटली और न्यूमरसली भी इन्होंने आगे बताया है। सेल और रिटर्न जर्नल जो है, फ्रीक्वेंटली और न्यूमरसली पर हम लोग ज़रा आगे बात करेंगे। तो इंट्रोडक्शन, यहाँ पर इन्होंने इंट्रोडक्शन पार्ट में इन्होंने यहाँ पर यही क्लियर करा हुआ है कि इंट्रोडक्शन में यही है कि कोई भी ट्रेडर होता है अपने कस्टमर को गुड्स बेचता है। तो गुड्स भेजता है जब, व्हेन ही सेंड्स द गुड्स टू हिज कस्टमर, एक्चुअली देन कस्टमर हैव द एलिमेंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी दैट ही हैव द ऑप्शन, ही कैन हैव द ऑप्शन, ही और शी कैन हैव द ऑप्शंस टू either accepts the goods or rejects the goods within a specific time period. And if he accepts the good, then then the trader will treat it as a sale, and if he rejects the good, then he will treat it as a sale return. Okay, fine. तो हम लोग इसी चैप्टर में यही 3-4 चीज़ें देखने वाले हैं। हम लोग इसी चैप्टर में यही 3-4 चीज़ें देखने वाले। यहाँ पर एक फ़ीचर्स का एलिमेंट ज़रूर उन्होंने इंक्लूड करा है, वो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। देखिए फ़ीचर्स में यहाँ पर क्या है कि भाई आपकी पोजीशन जो होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक वो चेंज होती है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया, लेकिन जो ओनरशिप है गुड्स की वो आपकी ट्रेडर के पास, जो भी सेंडर है उसके पास ही रहेगी स्टार्टिंग में। और कस्टमर आपकी कोई लाइबिलिटी इनकर नहीं करेगा सिर्फ इस वजह से कि आपने उसको गुड्स भेजे हैं। ओके, तो कस्टमर की कोई लाइबिलिटी नहीं रहेगी, किसी भी कोई भी लाइबिलिटी नहीं रहेगी गुड्स से रिलेटेड, सिर्फ आपके गुड्स जब आपने भेजे हैं। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर ये 2-3 चीज़ें आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो उन्होंने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हम लोग को बताएं कि किस तरीके से हम लोग एंट्रीज़ को नोट करने वाले हैं। तो सबसे पहले इन्होंने यही बताया कि गुड्स को जब कैजुअली भेजा गया है, कैजुअली भेजने का मतलब ये, जैसे मान लीजिए कोई एक ट्रेडर है, ओके, कोई एक बिजनेसमैन है, उसके कस्टमर्स हैं, वो बहुत ही ऐसा कस्टमर है जिससे उसके बहुत टाइम से टर्म्स हैं, या वो उसका नॉन कस्टमर है, बहुत टाइम से ट्रेड हो रहा है, ट्रेड रिलेशंस काफ़ी लंबे समय से हैं। तो दे नो ईच अदर। ओके सर, इसका मतलब क्या है सर, वो दोनों एक दूसरे को बहुत लंबे समय से जानते हैं। ठीक है, जब वो लोग एक दूसरे को जानते हैं, इसका मतलब जो भी उसने उसको गुड्स भेजे होंगे तो उसको नॉर्मली सेल ट्रीट कर सकता है। ओके, वो उसको नॉर्मली सेल ट्रीट कर सकता है। ठीक है, तो जैसे ही वो गुड्स भेजेगा तो इस टेक्निक में यही है कि हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, सेल ट्रीट कर लेंगे। जब भी आपको क्वेश्चन में कैजुअली लिख के आए या ऐसा लिख के आए कि हम लोग नॉर्मली जो सेंड वाले ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जो सेंड करें गुड्स, उसको हम लोग क्या ट्रीट कर लेंगे, ऑर्डिनरी सेल ट्रीट करेंगे। तो हम लोग उस केस में ऑर्डिनरी सेल ही ट्रीट करेंगे। जैसे मान लीजिए लिखा है कि ऑर्डिनरी सेल ट्रीट करेंगे तो आप मानेंगे ही मानेंगे, और अगर लिखा है कैजुअली ट्रीट करेंगे तो उसका मतलब वो भी है कि हम लोग उसको ऑर्डिनरी सेल की तरह ही ट्रीट करेंगे। ओके, चलिए तो यहाँ पर इन्होंने कुछ जर्नल एंट्रीज हम लोग को बताई है। व्हेन द गुड्स आर सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। तो जब आपने गुड्स को भेजा है, सेल बेसिस आपने गुड्स को भेजा है, सेंड करा है, तो यहाँ पर एंट्री क्या होगी, ट्रेड रिसीवेबल डेबिट टू सेल द अकाउंट। सिंपल सा है, ट्रेड रिसीवेबल डेबिट टू सेल द अकाउंट। ठीक है, चलिए फिर जब आपके गुड्स को रिजेक्ट करा गया है, जब आपके कस्टमर ने कि विद इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड आपके गुड्स को रिजेक्ट करा है, तो क्या एंट्री होगी, सेल्स या रिटर्न इनवर्ट अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स अकाउंट। ठीक है, जब गुड्स को इनवॉइस प्राइस पर एक्सेप्ट करा है तो कोई एंट्री नहीं होगी। फिर फोर्थ है पॉइंट, जब गुड्स को एक्सेप्ट करा है एट अ प्राइस हायर देन इनवॉइस प्राइस, तो
यहाँ पर सेल्स को बढ़ाया गया है क्योंकि आपकी जो फाइनली गुड्स एक्सेप्ट हुई है वो हाई प्राइस पे एक्सेप्ट हुई है, तो देन यू हैव टू इंक्रीज सेल्स। ओके, और जब आपकी गुड्स को लोअर प्राइस पे एक्सेप्ट कराया, तो यानी कि पहले आपने इनवॉइस प्राइस ज़्यादा रखा था और बाद में जो एक्सेप्ट हुआ है गुड्स आपके लोअर प्राइस पे एक्सेप्ट हुआ है, देन आपको सेल को रिड्यूस करना पड़ेगा उस डिफरेंस इन प्राइस से। और लास्ट वाली जो एंट्री दी है इन्होंने, जब ईयर एंडिंग हो जाएगी, जो गुड्स लाए करते हैं कस्टमर के पास किसी स्पेसिफाइड टाइम लिमिट के अंदर जो लाई कर रहे हैं, तो उसको हम लोग को क्या करना होगा, उसको हम लोग को सेल से हटाना होगा। उसको हम लोग सेल नहीं ट्रीट करेंगे। क्यों? इसलिए क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, हम लोग ने लेट्स सपोज कुछ गुड्स भेजे थे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए हम लोगों ने 1 लाख के गुड्स को भेजा था। ओके, ये थे सेंट, ठीक है, ये थे सेंट गुड्स। ओके सर, ये थे सेंट गुड्स, 1 लाख रुपए के हम लोगों ने गुड्स को भेजा था। ठीक है सर, 1 लाख रुपए के हम लोगों ने गुड्स को भेजा था, जिसमें से हम लोग के 40,000 के गुड्स क्या हुए थे, एक्सेप्ट हुए थे। ओके, 40,000 के गुड्स क्या हुए थे, एक्सेप्ट हुए थे। ठीक है, फिर उन्होंने कस्टमर ने क्या बोला, 30,000 के उन्होंने साफ बोल दिया मैं रिजेक्ट करूँगा। 30,000 के उन्होंने रिजेक्ट कर दिए। सर व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 30,000, क्योंकि 40,000 के उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए, 30,000 के उन्होंने रिजेक्ट कर दिए। उन्होंने साफ बोला हमको ये 30,000 के गुड्स नहीं चाहिए। बाकी के 30,000 के गुड्स का क्या, बाकी के 30,000 के गुड्स का क्या, बाकी के 30,000 के गुड्स को हम लोग क्या ट्रीट करने वाले हैं कि वो कस्टमर के पास हैं, वो कस्टमर के पास तो हैं, लेकिन उन्होंने ना उसका अप्रूवल दिया है ना उसका रिजेक्शन दिया है, दोनों में से कुछ भी नहीं बताया है। ठीक है, ना इसके बारे में कुछ बताया ना इसके बारे में कुछ बताया। तो ऐसे केस में हम लोग इसको क्या ट्रीट करने वाले हैं, ऐसे केस में हम लोग इसको क्या ट्रीट करने वाले हैं, ऐसे केस में हम लोग इसको सेल रिटर्न ट्रीट करेंगे, यानी कि हम लोग इसकी सेल्स को क्या करेंगे, हटा देंगे। ये 30,000 वाले जो गुड्स हैं इसकी हम लोग सेल्स को क्या करेंगे सर, ये 30,000 सेल्स में से हटेगा। ठीक है, ओके, तो सर इसको सेल्स में से तो हटा दिया, यानी कि आपने इसको सेल से हटा दिया और क्लोथिंग स्टॉक में भी नहीं रखा, क्योंकि आपके पास तो ये है नहीं, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको क्या क्लोथिंग स्टॉक में इंक्लूड करेंगे। हाँ, लेकिन क्या इसका इसका नाम क्या होगा, क्योंकि हमारे पास तो है नहीं। क्लोथिंग स्टॉक की पोजीशन तो क्लाइंट के पास ही होती है, बिजनेसमैन के पास होती है, तो हमारे पास तो है नहीं। तो इसकी हम लोग एंट्री अलग तरीके से करेंगे, इसका नाम इस क्लोथिंग स्टॉक का थोड़ा सा अलग होगा, लेकिन नेचर वही है, इन्वेंट्री विद कस्टमर ऑन सेल और ट्रेडिंग अकाउंट। ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इन्वेंट्री विद कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट, यहाँ पर ये एंट्री हो गई सर। ठीक है, और डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट करा है, क्योंकि क्लोथिंग स्टॉक हमेशा क्लोथिंग स्टॉक जो होता है ट्रेडिंग अकाउंट में हमेशा क्रेडिट करा जाता है। सर अमाउंट क्या होगा, कॉस्ट प्राइस और एनआरवी विच एवर इज लोअर, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। यहाँ पर ये होगा कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर से हम लोग क्या करेंगे, ये ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। ठीक है सर, चलिए अब यहाँ पर इन्होंने इलस्ट्रेशन 1 दिया है, इलस्ट्रेशन से आपको सारी एंट्रीज बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाएंगी। हम लोग सबसे पहले इलस्ट्रेशन 1 की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर क्या है, सी सेंड गुड्स टू इस कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग 2019। September 15 sent goods to customer on sale or return basis at cost plus 33 whole 1/3%. October 20 goods returned by customer 40,000. November 25 received letters of approval from customer 40,000. December 31 goods with customer awaiting approval 20,000. C record sale और रिटर्न ट्रांजेक्शन एट ऑर्डनरी सेल्स। यहाँ पर पहले ही आपको बता दिया क्या कि ऑर्डनरी सेल ट्रीट करेंगे। ठीक है, चलिए, यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सी अज्यूमिंग द अकाउंटिंग ईयर क्लोजेस ऑन 31 दिसंबर 2019। चलिए यहाँ से मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बताऊँगा कि 1 लाख के जो आपने जो गुड्स भेजे हैं ये है सेंट। ओके सर, इसके आगे आप लिख लीजिए सेंट, और यहाँ पर जो 1 लाख में आपने क्या करा है, 40,000 आपको रिटर्न हो गया है। यहाँ पर 40,000 क्या हो गया सर, ये 40,000 जो है ये रिटर्न हो गया है। ठीक है, उसके बाद 40,000 के बाद इन्होंने क्या बताया, 40,000 का अप्रूवल आ गया है। ठीक है सर, 40,000 का रिटर्न आ गया है, 40,000 का अप्रूवल आ गया है। सर बाकी का 20,000 सर ये रिजेक्ट हो गया है। सर सॉरी, ये बाकी का 20,000 जो है इसका ना अप्रूवल आया है ना रिटर्न आया है, कुछ नहीं आया सर, दोनों में से कुछ भी नहीं आया है। लेकिन हम लोग क्या इसको सेल रिटर्न ट्रीट करेंगे, हाँ इस 20,000 को हम लोग सेल रिटर्न ट्रीट करने वाले हैं। ठीक है, इस 40,000 को तो हम लोग रिटर्न ट्रीट करेंगे। तो यानी कि देखिए इस 1 लाख की एंट्री हम लोग करेंगे क्या, इसको हम लोग सेल ट्रीट कर लेंगे, यानी कि क्या करेंगे, इस 1 लाख का ट्रेड रिसीवेबल डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, इस 1 लाख का हम लोग क्या करने वाले हैं, ट्रेड रिसीवेबल डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये देख लीजिए 1 लाख का हम लोगों ने यही करा है। ओके, ठीक है, फिर सेकेंड एंट्री जो हम लोग यहाँ पर
सेकेंड एंट्री जो हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं इस 40,000 की, इस 40,000 को इन्होंने रिटर्न दिखाया, तो इसकी हम लोग क्या एंट्री करने वाले हैं, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, इस देख लीजिए, इस सेकेंड एंट्री को भी इन्होंने क्या करा होगा, रिटर्न इनवर्ट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल्स 40,000। ठीक है सर, फिर बाकी की जो थर्ड एंट्री है, बाकी की जो थर्ड एंट्री है यहाँ पर 40,000 से रिलेटेड अप्रूवल आ गया। क्या हम लोग इसकी कोई एंट्री पास करेंगे? नहीं, इसकी कोई एंट्री नहीं पास करेंगे, क्योंकि इस 1 लाख के अंदर सबसे पहले इस पूरे 1 लाख को हम लोग ने सेल ट्रीट करा था, तो रिजेक्शन वाले आइटम्स को हम लोग को हटाना है। तो इस 40,000 का जो अप्रूवल दिया, इसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी। ये जो 20,000 है, ये जो लास्ट वाला 20,000 है, इसका ना जो इन्होंने अप्रूवल दिया है, ना रिजेक्शन दिया है, कुछ भी नहीं दिया, तो हम लोग इसको क्या ट्रीट करने वाले हैं, हम लोग इसको सर सेल रिटर्न ही ट्रीट करने वाले हैं। तो इसमें यहाँ पर क्या होगा, लास्ट वाली एंट्री में सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल्स, लास्ट वाली एंट्री में होगा सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल्स 20,000। ठीक है ना सर, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर एक सेकेंड सर, हाँ, तो यहाँ पर हम लोगों ने सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल, लास्ट वाली एंट्री को हम लोगों ने क्या कर लिया सर, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल्स कर दिया। फिर जो उनके पास जो गुड्स हैं, उसको हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक ट्रीट करेंगे। आंसर इज यस। एट व्हाट अमाउंट? एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। तो सबसे पहले हम लोग को इस 20,000 का जो सेल प्राइस है, ये जो सेल वैल्यू है, इसको हम लोग को क्या ट्रीट, इसको हम लोग को किस पे निकालना होगा, उसको हम लोग की एक्चुअल कॉस्ट निकालनी होगी, और हम लोग को उसको रिकग्नाइज करना होगा एज अ क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट। ओके सर, चलिए, तो उसकी कॉस्ट क्या होगी? सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर हम लोग को क्या बताया, यहाँ पर थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा हम लोग को। यहाँ पर इन्होंने हम लोग को क्या बताया कि कॉस्ट प्लस 33 होल 1/3% पर हम लोग भेजते हैं, और 1 लाख उसकी इनवॉइस वैल्यू हो जाती है। तो सर हम लोग सबसे पहले कॉस्ट को ट्रीट कर लेंगे एक्स। ओके सर, और 33 होल 1/3% क्या होता है? 33 होल 1/3% होता है 1/3, यानी कि ये है आपका कॉस्ट, और ये है आपका प्रॉफिट, और आपका जो सेल प्राइस है सर, वो है 1 लाख। ठीक है ना सर, ये है 1 लाख। अब आप इसको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे, अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो आपका जो वैल्यू आने वाला है सर, एक्स का जो वैल्यू आने वाला है सर, यानी कि कॉस्ट जो आने वाली है, वो आने वाली है कितनी सर? 75,000। ठीक है ना, कॉस्ट आपकी कितने आने वाली सर? कॉस्ट आने वाली है आपकी सर 75,000। कॉस्ट अगर आपकी 75,000 सर आ गई, इसका मतलब जो आपका 20,000 का गुड्स है, जो 20,000 है, जो आपका जो 20,000 है, उसकी आपकी कॉस्ट कितनी होगी? वो जो 20,000 का सेल वैल्यू है, उसकी कॉस्ट कितनी होगी? उसकी कॉस्ट होगी 20,000 इंटू 75,000 अपॉन 1 लाख। ठीक है ना सर, 20,000 इंटू 75,000 अपॉन 1 लाख, आपकी ये हो जाएगी आपकी क्या 20,000 रुपीज़ का जो सेल वैल्यू है, उसकी कॉस्ट। तो ये आंसर बनने वाला है आपका 15,000। ठीक है ना सर, ये आंसर कितना बनने वाला है आपका सर? 15,000। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 15,000। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इन्होंने लास्ट एंट्री इतने अमाउंट से करी होगी, इन्वेंट्री विद कस्टमर्स ऑन सेल और रिटर्न। ठीक है, इसको उन्होंने क्लोजिंग स्टॉक ट्रीट कर लिया है। इन्वेंट्री विद कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट 15,000। ठीक है ना सर, चलिए, हम लोग तो कुल मिला के हम लोग ने इसमें करा क्या, 1 लाख का जो हम लोग ने गुड्स का सेंड करा था, उसको हम लोग ने इसको हम लोग ने एक्चुअल सेल ट्रीट कर लिया। ठीक है, फिर 40,000 का हम लोग को क्या मिला था? रिजेक्शन मिला था। 40,000 को हम लोग ने सेल रिटर्न ट्रीट कर लिया। फिर 20,000 का फिर हम लोग ने क्या करा, 20,000 का ना हम लोग को अप्रूवल मिला, ना रिजेक्शन मिला, उसको हम लोग ने क्या ट्रीट कर लिया, उसको भी हम लोगों ने सेल रिटर्न की तरह ही ट्रीट कर लिया। लास्ट वाली एंट्री जो हम लोग के कस्टमर के पास पड़े रह गए गुड्स, ठीक है, जिसका ना उन्होंने अप्रूवल दिया, ना रिजेक्शन दिया, उसको हम लोग ने क्लोजिंग स्टॉक ट्रीट कर लिया एट कॉस्ट। ओके सर, ठीक है, जिसका उन्होंने अप्रूवल दिया था, उसकी कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि हम लोग उसको पहले से ही सेल ट्रीट कर चुके हैं इन 15 सितंबर एंट्री। इस वाली एंट्री में हम लोग उसको पहले ही सेल ट्रीट कर चुके हैं। ठीक है सर, चलिए, हम लोग अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, सेकेंड वाला इलस्ट्रेशन में देख चुका हूँ, इज़ नॉट दैट मच टफ। ठीक है, तो आप लोग इसको कर सकते हैं, उसी से रिलेटेड सिमिलर ही है ये। ठीक है, थर्ड वाले इलस्ट्रेशन की तरफ हम लोग ज़रूर चलने वाले हैं। यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, मिस्टर कुमार 1 सेकेंड यस, हाँ, मिस्टर कुमार सेल्स गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस कैजुअली। सबसे पहले इन्होंने कैजुअली वर्ड ट्रीट कर लिया। इसका मतलब हम लोग यहाँ पर जो गुड्स को ट्रीट, अपने जो गुड्स जो हम लोग ने सेंड करे होंगे, उसको हम लोग सेल ट्रीट करने वाले हैं। ही हैज़ सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज़ 1,50,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 33 होल 1/3% ऑन सेल। स्टूडेंट्स को मैं एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर एडवाइस करना चाहूँगा कि उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर
इसको परसेंटेज निकालने में दिक्कत होती है या प्रॉफिट मार्जिन निकालने में दिक्कत होती है, परसेंटेज को देख के कुछ स्टूडेंट घबरा जाते हैं। नहीं, पहले नॉर्मल जर्नल एंट्रीज पास करो जो आप लोग को इनवॉइस प्राइस पर दिया गया है, ठीक है। फिर चलिए देखते हैं ज़रा, विच हैज़ बीन अवेटिंग अप्रूवल फ्रॉम कस्टमर्स एज ऑन द डेट ऑफ क्लोजिंग द बुक्स, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने क्या बोला, गुड्स जो है 1,50,000 के जिसका अप्रूवल हम लोग को चाहिए था उसका अप्रूवल नहीं मिला और ना ही उसको रिटर्न करा गया क्लोजिंग ऑफ द बुक्स के समय, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी क्या एंट्री होगी, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, इसको सीधे सेल रिटर्न ट्रीट करना है। सेल रिटर्न ट्रीट करने के बाद आपको क्या करना है, इसको क्लोजिंग स्टॉक के फॉर्म में दिखाना है इन द फॉर्म ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर से तो ये समझ में साफ साफ आता है, ठीक है, कि ये जो 1.5 लाख रुपए है जिसका हम लोग को पेंडिंग अप्रूवल है, जिसका पेंडिंग अप्रूवल है ऑन द डेट ऑफ फाइनलाइजिंग द अकाउंट्स, ठीक है, उसको हम लोग को सेल रिटर्न ट्रीट करना है। और उस 1,50,000 की जो सेल वैल्यू है, इस 1,50,000 का ये जो सेल वैल्यू है, इसका जो कॉस्ट प्राइस होगा उसको हम लोग को किस पे दिखाना होगा, उसको हम लोग को क्या दिखाना होगा, क्लोजिंग स्टॉक दिखाना होगा, ठीक है सर। उसको हम लोग को क्या दिखाना होगा, उसको हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक की तरह दिखाना होगा, इसकी कॉस्ट को हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक पे दिखाना होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको पहली एंट्री चेक करा दूँ। ये देखिए, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल्स 1,50,000, इसको सेल रिटर्न इन्होंने ट्रीट कर लिया क्योंकि इसका अप्रूवल जो है वो पेंडिंग है, ठीक है। सेकेंड वाली एंट्री जो उन्होंने करी है, एंट्री समझ लीजिए, अमाउंट को मैं आपको बता रहा हूँ, इन्वेंट्री विद कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, यानी कि जो हम लोग की जो सेल कैंसिल हुई है, सेल कैंसिलेशन हुआ है पेंडिंग अप्रूवल के चलते, उसको उन्होंने क्या करा, उसको उन्होंने क्लोजिंग स्टॉक की तरह ट्रीट करा है। ये देखिए अमाउंट को मैं आपको अभी क्लियर कर रहा हूँ, ये 1 लाख कैसे आया देखिए ज़रा। सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने ऊपर हम लोग से कुछ बातें कही हैं। इन्होंने हम लोग को कहा है कि भाई 33 होल 1/3% पर ये लोग सेल को ट्रीट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सिंपल सा हम लोग फंडा लगाएंगे, सेलिंग सेल प्राइस इज इक्वल टू, क्या करेंगे हम लोग, सेल इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है। सेल आपकी कितनी है सर, 1.5 लाख की, ठीक है। कॉस्ट आपकी कितनी है, कॉस्ट आपको नहीं पता, लेट्स सपोज एक्स है, ओके सर। प्रॉफिट कितना होगा सर, प्रॉफिट है सर x/3, सॉरी 1.5 लाख अपॉन 3, प्रॉफिट होगा सर 1.5 लाख अपॉन 3 यानी कि 50,000, ठीक है ना सर। तो यहाँ पर अगर आप x की वैल्यू आप निकालोगे, x की वैल्यू आएगी सर 1 लाख, यानी कि सर 1,50,000 के इनवॉइस प्राइस के गुड्स का जो कॉस्ट है वो है 1 लाख, ठीक है ना सर। इसका मतलब ये जो 1.5 लाख का गुड्स जो कि पेंडिंग अप्रूवल है, उसकी जो कॉस्ट है वो 1 लाख है, उसको हम लोग क्या ट्रीट करने वाले हैं, उसको हम लोग ट्रीट करने वाले हैं क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है सर। 1 लाख रुपए पर रिकॉग्नाइज कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक, ये देख सकते हैं आप, इसको हम लोग यहाँ पर ट्रीट कर लेंगे क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट ईयर की तरफ बढ़े। उन्होंने बोला कि जो 1.5 लाख रुपए के जो गुड्स थे जिसका अप्रूवल जो था वो पेंडिंग था, वो जो 1,50,000 के गुड्स थे जिसका अप्रूवल जो था वो पेंडिंग था, उसको इन्होंने क्या करा, उसको 75% इन्होंने अप्रूवल दे दिया। यानी कि इसका मतलब जब उन्होंने अप्रूवल दे दिया है इन द नेक्स्ट ईयर, तो हम लोग को उसको रिकग्नाइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर, उसको हम लोग को रिकग्नाइज करना पड़ेगा। इस 75% की बात कर रहा हूँ मैं, जो आपके क्वेश्चन में कही गई है। 1,50,000 का 75% जो कि होता है 1,12,500, इतनी सेल्स को हम लोग को क्या करना पड़ेगा सर, रिकग्नाइज करना पड़ेगा। यहाँ पर ये देखिए, ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल्स डेबिट टू सेल, इतनों इतनों को क्या करना पड़ेगा सर, रिकग्नाइज करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए सर 1,12,500 को इन्होंने क्या करा है, रिकग्नाइज करा है, ये देखिए सर, ठीक है। जो सर बाकी जो रिजेक्टेड गुड्स हैं, जो उन्होंने नहीं एक्सेप्ट करे फाइनली, जो उन्होंने, तो उसका क्या करेंगे, उसको तो हम लोग पहले ही रिजेक्ट कर चुके हैं पिछले साल, क्योंकि उस 1.5 लाख को पहले ही हम लोग ने पूरा रिजेक्ट माना था। जो इस बार जो अप्रूवल होगा उसी को ही एक्सेप्ट करा जाएगा। जो रिजेक्टेड है वो तो पहले से ही रिजेक्टेड था, उसको फिर से इंक्लूड मत कर देना, उसकी फिर से रिजेक्शन की एंट्री मत पास कर देना। वही इन्होंने यहाँ पर इस नोट में बताया है, ठीक है सर। चलिए अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन हम लोग देखते हैं 5, क्यों 4 भी उसी तरीके का इलस्ट्रेशन है, आप लोग ज़रा देख लीजिएगा। इलस्ट्रेशन 5 मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। देखिए इलस्ट्रेशन 5 में क्या है सर, कैली कंपनी सेंड आउट इस गैस कंटेनर्स टू डीलर्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। चलिए सर, ठीक है, ऑल सच ट्रांजेक्शन हाउ एवर ट्रीटेड एज एक्चुअल सेल्स। देखिए यहाँ पर भी इन्होंने क्या बोल दिया कि इसको एक्चुअल सेल्स की तरह ट्रीट करा गया है, ठीक है सर। चलिए, एंड पास थ्रू द डे बुक just before the end of the financial year, 100 gas container which cost rupees 900, 100 gas container which cost rupees 900 have been sent to the dealer on sale or return basis and have been debited to 1,200 each। देखिए यानी कि इन्होंने बोला कि भाई 100 आपके कंटेनर्स भेजे गए हैं जिसकी कॉस्ट है 900 और जिसका सेलिंग प्राइस है
1200, इसका मतलब सर 300 की मार्जिन है, ठीक है। फिर इन्होंने बोला कि 20 ऐसे कंटेनर्स हैं, इन्होंने हम लोग से क्या बोला कि 20 ऐसे कंटेनर्स हैं जिनको 1200 की बजाय ना एक्सेप्ट करके 1500 पे एक्सेप्ट करा है। इसका मतलब सबसे पहले हम लोग को करना क्या है, इन 100 कंटेनर्स को, क्योंकि ये लोग हम ट्रीट कर रहे हैं इसको एक्चुअल सेल, स्टार्टिंग से इसको सेल ट्रीट कर रहे हैं, इसका मतलब इन 100 कंटेनर्स की हम लोग को पहले क्या करनी होगी, सेल दिखानी होगी। लेकिन सीधी सी बात है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है पहले ज़रा उसको देख लेते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्रीज फॉर द पर्पज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन अ बैलेंस शीट, ठीक है। पर्पज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द एंड बैलेंस शीट। तो सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर देखिए क्या है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ, आईसीआई के किसी भी इलस्ट्रेशन में आप देख लीजिएगा जिसमें इनवॉइस प्राइस से फाइनली ऊपर अमाउंट पर एक्सेप्ट हुआ है या इनवॉइस प्राइस से फाइनली कम अमाउंट पर एक्सेप्ट हुआ है, ठीक है, चाहे ऊपर अमाउंट पर यानी कि हायर अमाउंट पर एक्सेप्ट हुआ है या आपका लोअर अमाउंट पर एक्सेप्ट हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले वो एडजस्टमेंट एंट्री को पास करेंगे। इसका मतलब देखिए सबसे पहले हम लोग ने क्या करके रखा होगा, 20 सिलेंडर्स को हम लोगों ने पहले 1200 पर रिकॉग्नाइज करके रखा होगा, ठीक है ना सर। लेकिन इन्होंने क्या बोला, फाइनली हम लोग उसको 1500 पर उसकी फाइनली सेल हुई है। इसका मतलब 1200 तो पहले 1200 रुपये की जो सेल है 20 सिलेंडर्स की, उन्होंने पहले से ही रिकॉग्नाइज करके रखी होगी। तो ये जो डिफरेंस है 300 का, ये जो डिफरेंस है 300 का 20 सिलेंडर्स पर, क्या हम लोग उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका इंक्रीमेंट इन सेल हो रहा है इंक्रीज इन प्राइस की वजह से, क्या इसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा? आंसर इज यस। पहले इस एडजस्टमेंट की एंट्री इन्होंने पास करी है, देख सकते हैं आप यहाँ पर, मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए ट्रेड रिसीवेबल्स टू सेल इन्होंने क्या करा, 300 इंटू 20 के हिसाब से इन्होंने 6000 की एंट्री यहाँ पर पास करी हुई है ट्रेड रिसीवेबल्स टू सेल। ये कुछ नहीं है, 20 सिलेंडर पर 300 रुपीज़ का जो इंक्रीज इन प्राइस हुआ है इनवॉइस प्राइस से ज़्यादा, तो वो उन्होंने यहाँ पर उसको रिकॉग्नाइज करा है 300 इंटू 20, नथिंग मच, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद यहाँ पर इन्होंने हम लोग को सेकेंड एंट्री क्या बताई है, फिर इन्होंने जो 80 कंटेनर्स जो कि रिजेक्ट हुए हैं, रिजेक्ट नहीं हुए हैं, या आप लोग कह सकते हैं सेंड टू द डीलर्स, हाँ 20 कंटेनर्स को उन्होंने बेचा है। जो 80 कंटेनर्स है जो इन्होंने जो इनके अप्रूवल के लिए बाकी हैं, जो इसका मतलब जो पेंडिंग अप्रूवल वाले थे, तो उसको इन्होंने अभी तक एक्सेप्टेंस नहीं दी है 80 कंटेनर्स की, ठीक है। तो 80 कंटेनर्स आपके अभी बचे हैं और उसकी हम लोग सेल कम करने वाले हैं। वो हम लोग ने 1200 पर पहले से ही रिकॉग्नाइज करके रखा था इनवॉइस प्राइस पे। तो ये इतनी सेल क्या होने वाली, इतनी सेल आपकी रिजेक्ट होने वाली है, एंड दिस इज़ नथिंग बट ओनली 96,000। तो देखिए मैं आपको चेक करा देता हूँ, यहाँ पर देखिए 96,000 की इन्होंने क्या करी है, सेल को रिड्यूस करा है, ठीक है। फिर जो जितना इन्होंने अमाउंट जो है सेल का रिड्यूस करा है, ध्यान से सुनिएगा, इतना 80 सेल्स की जो 80 सिलेंडर्स की सेल को जो उन्होंने रिड्यूस करा है, तो इसको हम लोग क्या ट्रीट करने वाले हैं, इसको हम लोग अब क्लोजिंग स्टॉक ट्रीट करने वाले हैं। लेकिन कितने पे ट्रीट करेंगे, इसको हम लोग कॉस्ट पे ट्रीट करेंगे, ठीक है ना सर। देखिए तो इस 80 सिलेंडर की कॉस्ट क्या है सर, वो है 900 रुपये। तो 80 इंटू 900 करेंगे तो सर आपका जो आंसर आने वाला है वो आएगा सिर्फ और सिर्फ 72,000, ठीक है। उसका आंसर क्या आएगा सर, उसका आंसर आएगा सर 72,000। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए इन्होंने क्या करी है लास्ट एंट्री, इन्वेंट्री विद सेल्स, इन्वेंट्री विद कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट 72,000, ठीक है। तो यहाँ पर ये बहुत ही ईजी प्रोसेस था। देखिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहले आप लोग एडजस्टमेंट की एंट्री पास करोगे, सबसे पहले आप लोग एडजस्टमेंट की एंट्री पास करोगे, इंक्रीज इन प्राइस वाली आपने पहले एंट्री पास करी। सेकेंड एंट्री जो आपने पास करी है, सेकेंड एंट्री जो आपने पास करी है वो पास करी थी, सेकेंड एंट्री आपने पास करी थी आपकी सेल रिटर्न वाली, ठीक है। थर्ड एंट्री आपने क्या पास करी है, क्लोजिंग स्टॉक वाली, ठीक है। चलिए फिर जो इन्होंने लास्ट इलस्ट्रेशन हम लोग को बताया, इलस्ट्रेशन नंबर 6, इसमें उसको एक बार ज़रूर हम लोग देख लेते हैं। ई लिमिटेड सेंड आउट इस अकाउंटिंग मशीन कॉस्टिंग ₹200 ईच टू देयर कस्टमर ऑन सेल्स और रिटर्न बेसिस, ओके। तो ऑल सच ट्रांजेक्शन हाउ एवर ट्रीटेड लाइक एक्चुअल सेल्स, तो ये इस लाइन को ज़रूर अंडरलाइन करिए, ट्रीटेड एज एक्चुअल सेल्स, ठीक है। इसको हम लोग ट्रीट करते हैं एक्चुअल सेल्स, एंड आर पास थ्रू द डे बुक, ओके, जस्ट बिफोर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, दैट इज ऑन 24 March 20, 300 such accounting machines, 300 such accounting machines were sent out at an invoice price of 280 each, out of which 90 accounting machines are accepted by the customers at rupees 250 each, and as to the rest no report is forthcoming. Show the journal entries in the books of the company for the purpose of preparing final accounts for the year ended 31 March 2020। देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैंने आपको पिछले इलस्ट्रेशन में बताया था कि यहाँ पर अगर इनवॉइस प्राइस से ज़्यादा अमाउंट पर कुछ एक्सेप्ट हो
या इनवॉइस प्राइस से कम अमाउंट पर कुछ भी एक्सेप्ट हो, तो सबसे पहले हम लोग एडजस्टमेंट की एंट्री पास करते हैं। तो यहाँ पर कितने ऐसे मशीन्स हैं जिन पर हम लोग को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, वो है 90। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने क्या बोला कि 280 इनवॉइस प्राइस था, 280 इनवॉइस प्राइस था। ठीक है, अब फाइनल जो प्राइस एक्सेप्ट हुआ है वो हुआ है 250। तो इसका मतलब ये जो रिजेक्शन इन प्राइस है वो कितना हुआ है सर, वो 30 का हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब फाइनली जो सेल हुई है वो 30 रुपये कम पे हुई है। क्यों? क्योंकि हम लोग ने पहले इसको 280 पे रिकॉग्नाइज करके रखा होगा, फाइनली ये 250 पर इसकी सेल हुई है, तो 30 रुपीज़ का हम लोग को क्या करना होगा, सेल्स को कम करना होगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सेल अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल, और 90 इंटू 30 आपको करना होगा, दैट मीन्स 2700। आप ये देख सकते हैं, ठीक है ना सर, 90 इंटू 30 2700 सेल अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल। ये हो गई आपकी एडजस्टमेंट की एंट्री, ठीक है ना सर। ठीक है, चलिए अब 300 में क्या बोल रहा था मैं, हाँ, अब 300 में यहाँ पर क्या हुआ, 300 में 1 सेकेंड, हाँ 300, ठीक है, तो हाँ देखिए अब 300 में यहाँ पर क्या हुआ, 300 में 90 ऐसे हैं, 300 में 90, 1 सेकेंड, हाँ 300 में 90 ऐसे हैं जो कि आपके एक्सेप्ट हुए हैं। ठीक है, 300 में 90 ऐसे हैं जो कि एक्सेप्ट हुए हैं, तो 210 ऐसे हैं जो क्या हुए हैं, रिजेक्ट हुए हैं। 210 ऐसे हैं क्या हैं, जो रिजेक्ट हुए हैं। तो इन 210 की आपको क्या सेल रिड्यूस करनी पड़ेगी, सेल कम करनी पड़ेगी? आंसर इज यस। कितने पे कम करनी पड़ेगी? आपने 280 इनवॉइस प्राइस के हिसाब से आपने पहले रिकॉग्नाइज करा था, तो 210 इंटू 280 वुड बिकम 58,800। इतने से आपको क्या करनी पड़ेगी सर, सेल कम करनी पड़ेगी। ठीक है, देख सकते हैं आप 58,800 आपका ये वाला अमाउंट आया हुआ है, ये देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, जो हम लोगों ने सेल कम करी है तो उसको हम लोग क्या ट्रीट करने वाले हैं, उसको हम लोग अब क्लोजिंग स्टॉक ट्रीट करेंगे। सर किस पर ट्रीट करेंगे, उसको हम लोग कॉस्ट पर ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री आप लोग क्या कर देंगे, इन्वेंट्री विद कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। अमाउंट की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अमाउंट ये 42,000 कैसे आया, देखिए। तो सबसे पहली बात यहाँ पर जो आपका जो कॉस्ट ऑफ गुड्स था, जो कॉस्ट ऑफ सिलेंडर था वो था 200 रुपये, कॉस्ट ऑफ मशीनरी था वो था 200। ठीक है, कॉस्ट ऑफ मशीनरी था कितना, 200, और 210 जो थी वो आपकी पेंडिंग अप्रूवल थी। 210 मशीन ऐसी थी जो पेंडिंग अप्रूवल वाली थी, तो इसका जो कॉस्ट ओवरऑल बनेगा आपका बनेगा 42,000। ठीक है, 200 इंटू 210 करेंगे, आपका कितना बनेगा, 42,000। तो लास्ट वाली एंट्री आपकी आ गई, इन्वेंट्री विद कस्टमर्स, इन्वेंट्री विद कस्टमर्स ऑन सेल और रिटर्न डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, दैट मीन्स व्हाट, 42,000 इज एक्चुअली। ठीक है सर, तो ये 3 एंट्रियाँ हम लोग ने देख ली। यहाँ पर भी ये बहुत इजी है, सबसे पहले आपने एडजस्टमेंट करा, पहली वाली एंट्री में आपने एडजस्टमेंट करा, सबसे पहले कम करा जो आपका कम अमाउंट पर आपकी जो सेल एक्सेप्ट हुई है। ठीक है, फिर सेकेंड एंट्री आपने क्या करी, जो आपकी पेंडिंग अप्रूवल वाली थी उसको आपने सेल आपने रिड्यूस करके दिखा दी, सेल कम कर दी, और लास्ट वाली जो एंट्री है आपकी वो आपने क्या करा, उसको आपने क्लोजिंग स्टॉक ट्रीट कर दिया एट कॉस्ट। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। 7th वाला इलस्ट्रेशन आप लोग जरूर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलिए फिर हम लोग इसके सेकंड वाले टाइप पर चलते हैं। ठीक है, व्हेन द बिजनेस सेंड गुड्स फ्रीक्वेंटली ऑन अ सेल और रिटर्न बेसिस। ठीक है, जब गुड्स बिजनेस ने फ्रीक्वेंटली बेसिस पर भेजे हैं या रिटर्न बेसिस पर भेजे हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंटली बेसिस पर भेजे हैं जब गुड्स को, देखिए तो यहाँ पर किस तरीके से ट्रीटमेंट होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए, जो कैजुअल बेसिस में था, जो पहली वाली जो टेक्निक थी कैजुअल बेसिस वाली, वो कैजुअल बेसिस में हम लोगों ने क्या करा था, उसको हम लोग ने डायरेक्टली सेल ट्रीट कर लिया था। जब हम लोग ने गुड्स सेंड करे थे तभी हम लोग ने सेल ट्रीट कर लिया था। क्या यहाँ पर भी सेल ट्रीट करेंगे क्या डायरेक्टली? आंसर इज़ नो। हम लोग ने जैसे ही गुड्स भेजे, सेंट गुड्स को हम लोग यहाँ पर सेंट गुड्स को सेल नहीं ट्रीट करेंगे। ठीक है, सेंट गुड्स को यहाँ पर सेल नहीं ट्रीट करेंगे। सेकेंड टेक्निक में, जो फर्स्ट टेक्निक हम लोग कैजुअल वाली पढ़ के आए हैं उसको हम लोग सेल ट्रीट करेंगे। सेकेंड टेक्निक में, फ्रीक्वेंटली वाली टेक्निक में हम लोग सेल ट्रीट नहीं करेंगे सर। ठीक है, चलिए ओके। तो फिर इसका मतलब जब हम लोग ने गुड्स को भेजा तो पहली वाली जो हम लोग की प्रोसेस थी भेजने वाली, तो वहाँ पर तो कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं है। चलिए यहाँ पर से तो कैंसिल हो गया। अब लेट्स सपोज उन्होंने कुछ गुड्स रिजेक्ट कर दिए जब हम लोग ने भेजा, तो क्या सर रिजेक्ट की एंट्री होगी? आंसर इज नो, इसकी भी एंट्री नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जब आपने सेल ही नहीं ट्रीट करा था तो रिजेक्शन की क्यों एंट्री करनी? क्योंकि देखिए सेल रिटर्न की तो बात तब आती है ना जब आपने कुछ सेल करा हो। ठीक है, पीछे हम लोग कैजुअल में हम लोग सेल रिटर्न इसलिए बना रहे थे, सेल जब हम लोग ने उसको सेल ट्रीट करा था तभी तो सेल रिटर्न हम लोग ने उसको ट्रीट करा था। जब सेल ही नहीं माना तो सेल रिटर्न किस बात का? तो सेंड करने की कोई एंट्री नहीं है।
फ्रीक्वेंटली वाली बेसिस में टेक्निक में रिजेक्शन की कोई एंट्री नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या अप्रूवल की एंट्री है? हाँ, यहाँ की एंट्री है। यहाँ से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट शुरू होगा। जब किसी कस्टमर ने आपका गुड्स को एक्सेप्ट करा है तो उसकी अप्रूवल की हम लोग जर्नल एंट्री देंगे। आंसर इज यस, अप्रूवल की हम लोग जर्नल एंट्री निश्चित तौर पर देंगे, ठीक है। तो अप्रूवल की एंट्री आपको देनी होगी, ठीक है ना। और क्लोजिंग स्टॉक जैसे हम लोग पीछे ट्रीट करते आ रहे हैं उसी तरीके से ट्रीट होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, सेंट की कोई एंट्री नहीं होनी है, रिजेक्शन की कोई एंट्री नहीं होनी है। अप्रूवल की एंट्री यहाँ पर आप फ्रीक्वेंटली बेसिस में दे दीजिएगा, ठीक है। अप्रूवल की एंट्री आप लोग यहाँ पर थर्ड बेसिस में दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए, और उसके बाद लास्ट में मैंने आपको बताया जो गुड्स आपके पास बचे रह गए कस्टमर के पास, ठीक है, जो गुड्स आपके कस्टमर के पास बचे रह गए फॉर पेंडिंग अप्रूवल, उसको हम लोग जैसे वहाँ पर ट्रीट करते आ रहे थे, वहाँ पर क्या फ़र्क था? वहाँ पर एक फ़र्क था कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, ठीक है। वहाँ पर था फ़र्क सर, वहाँ पर था फ़र्क कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, सी और एम वी विच एवर इज़ लोअर, पहली वाली टेक्निक में, कैजुअल वाली टेक्निक में। सेकेंड वाली टेक्निक में क्या है सर? कॉस्ट और एन आर वी विच एवर इज़ लोअर। बस इतना आप लोग ज़रूर याद रख लीजिएगा, बाकी सब वैसे का वैसा ही है, ठीक है। पहली वाली में कैजुअल बेसिस में कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज़ लोअर, सेकेंड वाली टेक्निक में कॉस्ट और एन आर वी विच एवर इज़ लोअर। बस इतना याद रख लीजिएगा, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। ठीक है, चलिए, ये सेकंड वाली एंट्री थी क्लोजिंग स्टॉक। इसके आईसीआई ने सेकंड टेक्निक के कोई क्वेश्चन नहीं दिए हैं, तो हम लोग जरा अपनी थर्ड टेक्निक पर चलते हैं। देखिए, थर्ड टेक्निक इज़ नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ क्या है। देखिए, थर्ड वाले में क्या है, ये लोग मेमोरेंडम बुक्स मेंटेन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने, देखिए चलिए हम लोग देख लेते हैं इसको। जैसे ये लोग सेल और रिटर्न डे बुक मेंटेन करते हैं और सेल और रिटर्न लेजर मेंटेन करते हैं, ठीक है। सेल और रिटर्न बुक मेंटेन करते हैं और सेल और रिटर्न लेजर मेंटेन करते हैं, इनको हम लोग मेमोरेंडम बुक्स बोलते हैं, ठीक है। जब गुड्स को हम लोग भेजते हैं ऑन अ सेल और रिटर्न बेसिस, तो उसको हम लोग सबसे पहले सेल और रिटर्न बुक में उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। जब हम लोग ने गुड्स को भेजा सेल और रिटर्न बेसिस पे, तो हम लोग ने उसको सेल और रिटर्न डे बुक में रिकॉर्ड करा, ठीक है। सेल बुक में हम लोग ने रिकॉर्ड करा, ठीक है। और सारे हम लोग ने इंडिविजुअल कस्टमर्स को हम लोग ने क्या करा, डेबिट करा, और सेल को हम लोग ने क्या करा, क्रेडिट करा, ठीक है। फिर जब गुड्स उन्होंने रिटर्न करे कस्टमर ने रिटर्न करे हैं, तो हम लोग उसको सेल और रिटर्न बुक में तो हम लोग नोट कर चुके थे, ठीक है। जब उन्होंने गुड्स रिटर्न करे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, सेल और रिटर्न अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे, ओके। और हम लोग इंडिविजुअल कस्टमर अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो आई थिंक ये फर्स्ट टेक्निक जैसा ही लग रहा है लगभग, क्योंकि हम लोगों ने जहाँ उस टेक्निक में जब गुड्स को सेंड करा था, जब उस टेक्निक में उन्होंने गुड्स को सेंड करा था, तो हम लोगों ने उसको सेल ट्रीट कर लिया था। तो थर्ड टेक्निक में भी हम लोग कुछ इसी तरीके का काम कर रहे हैं कि हम लोग इसको सेल ट्रीट कर ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही बात आएगी कि सेल जब आपने करा है, जब आपने उसको सेल अज्यूम करा है, तो सेल रिटर्न को भी अज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड टेक्निक लगभग अभी तक सेम जैसी है, ठीक है। तो लेकिन हाँ, मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि हम लोग सब में एक काम करने वाले हैं कि जो कस्टमर के पास गुड्स रह गए हैं, जिसका उन्होंने अप्रूवल नहीं दिया है, पेंडिंग अप्रूवल हैं, तो यहाँ पर भी बिल्कुल सेम तरीके से हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉग्नाइज़ करेंगे। देखिए ऐसा इन्होंने करा है, ये देखिए क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉग्नाइज़ करा है, इन्वेंट्री विद कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा, किस अमाउंट से आएगा, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। फर्स्ट वाली टेक्निक में कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर था कैजुअली वाली में। फ्रीक्वेंटली वाली में क्या था, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। और थर्ड वाली मेमोरेंडम बुक्स वाली एंट्री में क्या था, न्यूमेरसली वाली एंट्री में क्या था, न्यूमेरसली वाली टेक्निक में क्या है, आपका कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर से हम लोग ट्रीट करेंगे, ठीक है सर, ठीक है। फिर इस तरीके की देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या करा, पहली वाली जो एंट्री इन्होंने दिखा दी है, ये इन्होंने दिखा दी है, ये है सेल की एंट्री, ठीक है, ये है सेल की एंट्री, और ये जो एंट्री है वो है सेल रिटर्न की एंट्री, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना थर्ड वाले में, थर्ड वाले के कुछ क्वेश्चन भी नहीं दिए हुए हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग का ये चैप्टर समरी दी है, तो ये चैप्टर हम लोग का एंड होता है। जो हमको बताना था इस चैप्टर में, 4-5 इलस्ट्रेशन मैंने आपको कराए हैं, उनको ध्यान से कर लीजिएगा। सारे क्वेश्चन तो आप लोग करिएगा, आई होप आप लोग सारे ट्रू एंड फॉल्स करेंगे, एमसीक्यू करेंगे, और जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो उन्होंने दिए हैं आप लोग सारे क्वेश्चंस को कर लें, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। और जो डाउट हो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में भेजें, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगा, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा।
ओके। और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ठीक है, ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिले। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।